Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड. ये एडिटोरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द सजेस्टेड मेजर्स बाय विच वी कैन मेक द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस या प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को और हम बेहतर कैसे बना सकते हैं. अगर इस तरीके से अगर आपका ओपिनियन पूछा गया है या आपका सजेशन पूछा गया है तब ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है आपके आंसर राइटिंग में. तो अभी यहाँ के लेक्चर में अपने लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है और कब कोई एसेट प्राइवेटाइज हो जाता है, कब एसेट नेशनलाइज हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे. टोकन प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजिक सेल का मतलब क्या है, एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की एनालाइज करेंगे अपन. एनालिसिस प्राइवेटाइजेशन, प्लीज यू हैव टू ऐड दिस वर्ड हियर, प्राइवेटाइजेशन. सो एयर इंडिया की एनालिसिस से ये मालूम हुआ आपने को कि बहुत सारे जो भी इसमें पॉइंट्स है वो एनालिसिस में जब भी एयर इंडिया का सेल हो रहा था वहाँ पे जो लूप होल्स है, वहाँ पे जो शॉर्ट कमिंग्स है, वो शॉर्ट कमिंग्स अपने को दिखने में आए. अगर एयर इंडिया का सेल नहीं होता था तो अपने कभी शॉर्ट कमिंग्स दिखने में नहीं आते थे. दैट इज़ द रीज़न कि ये इसकी एनालिसिस से आगे के हम जो भी सजेस्टेड मेजर्स है, प्रिकॉशंस लेना चाहिए कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो वो उसके बारे में पूरा बताया गया है. ओके राइट. सो लेट अस गो अहेड विथ रिगार्ड टू अवर कॉन्सेप्ट्स हम थोड़ा बहुत सीख लेंगे आज. प्राइवेटाइजेशन एंड यू ऑल्सो हैव हियर नेशनलाइजेशन. ओके, बेसिकली ये दो भी वर्ड कब यूज करते हैं? ओके, when you transfer, when somebody transfer the ownership, when somebody transfer the ownership, ओके, या यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होती है तब ये जो प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन ऐसे वर्ड्स हमें दिखने को मिलते हैं. सो प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन में बेसिकली ये दो वर्ड इकोनॉमी रिलेटेड है और ये कब यूज होते हैं जब प्राइवेट कंपनी रहो या गवर्नमेंट कंपनी रहो, उनके जो एसेट है, उनके जो कैपिटल एसेट है, जैसे कि उनकी कंपनी है या उनकी फैक्ट्री है या उनकी कुछ प्रोसेस है या उनकी कुछ बिल्डिंग है, वॉट एवर इट इज, अगर ये कैपिटल एसेट किसी को बेचते हैं, अगर गवर्नमेंट बेचती है प्राइवेट पीपल को, लाइक टाटा, लाइक बिरला, उनको बेचती है, ओके, और प्राइवेट वाले गवर्नमेंट को बेचते हैं, तो इस तरीके से तो कभी ज़्यादा दिखने में नहीं आता है क्योंकि दिस प्रोसेस इज नॉट कॉमनली सीन. बट गवर्नमेंट प्राइवेट पीपल को बेचती है, ये तो हम देखते ही आते हैं, देखते ही रहते हैं, राइट. तो जब गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप, अपने एसेट की ओनरशिप, जस्ट लाइक BSNL रहो या एयर इंडिया रहो, ये पूरे गवर्नमेंट इसकी ओनरशिप थी, 100% गवर्नमेंट इसका शेयर्स है गवर्नमेंट के पास. जब गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती है पूरे शेयर्स टू दी प्राइवेट एंटिटी, ट्रांसफर करने का मतलब है उनको बेच देती है. ओके, जब उनको बेच देती हैं तब ये इनकी प्राइवेट पीपल की ओनरशिप हो जाएगी वो एसेट पे, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइवेटाइजेशन. अगर प्राइवेट पर्संस गवर्नमेंट को बेचते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेशनलाइजेशन. रिमेंबर दिस पॉइंट, नेशनलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन हियर इज, अगर आप कोई एसेट में पैसे डालते हैं देन इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. जब आप पैसे एसेट से निकालते हैं, ओके, कंपनी से निकाल लेते हैं अपने पैसे या फैक्ट्री से निकाल लेते हैं अपने पैसे, ये हो गया डिसइन्वेस्टमेंट. जब आप पैसे डालते हैं तो आप ओनर बनेंगे ऑब्वियसली. जब आप पैसे निकालते हैं तब आप क्या बनेंगे, नॉन ओनर बनेंगे, आप ओनर नहीं बनेंगे, आपकी ओनरशिप आप दे देंगे. राइट और रॉन्ग? यस. सो प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन का मतलब यही है, जब गवर्नमेंट पैसे कहीं डालती है तो ये हो जाएगा नेशनलाइजेशन, और ये 50% प्लस 1%, इतना ज्यादा पैसा डालना चाहिए तभी वो नेशनलाइजेशन कहलाया जाएगा. जब गवर्नमेंट अपने पैसे निकाल लेती है, ओके, किसी एसेट से, और 50 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स अगर किसी प्राइवेट एंटिटी को सेल करती है देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइवेटाइजेशन. जनरली ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है, जो भी इसे पैसा मिलता है, दैट मनी इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स कहते हैं हम. व्हाट डू वी कॉल इट एज, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स. और ये जो पैसा यहाँ से जो भी डिसइन्वेस्टमेंट से आता है ये जाएगा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड विच वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 2005. जब 2005 में जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बना था उसमें पैसा, ये डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा उसमें जाएगा और इसमें से गवर्नमेंट यूज करेंगी फॉर द डेवलपमेंट व्हाट, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ये पैसा काम में आएगा. ये इसका ऑब्जेक्टिव है फंड का. जैसा कि
राष्ट्रीय महिला कोष, मनरेगा फंड एम्प्लॉयमेंट के लिए है, वो वुमेन डेवलपमेंट के लिए। इन द सेम वे जो भी डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा वो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में जाएगा और वहां से वो पैसे यूटिलाइज होंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, तो आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू। नाउ लेट अस गो अहेड। अभी क्या हुआ, पब्लिक एसेट सेल करे। देखो यहाँ पे एयर इंडिया दिख रही है, ये हमारे ऑर्डर है, ये है हमारा एयर इंडिया। पब्लिक एसेट सेल करे एंड ये कंसर्न होना चाहिए फ्यूडिशरी ड्यूटी। ओके, एंड द कंसर्न ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी। जब पब्लिक एसेट सेल करते हैं, जस्ट लाइक एयर इंडिया, इस तरीके से बीएसएनएल जब भी गवर्नमेंट सेल करती हैं, गवर्नमेंट के कंपनीज रहो, एसेट्स रहो, तो उनके ऊपर एक फिड्यूशियरी ड्यूटी बनती है, एक लीगल ड्यूटी बनती है। फिड्यूशियरी मीन्स एक लीगल ड्यूटी बनती है कि जो भी सेल हो रहा है वो सेल से ह्यूमन वेलफेयर हो। क्या हो? ह्यूमन वेलफेयर। ओके, सो द सेल शुड हैव व्हाट? ह्यूमन फेस, मीन्स ह्यूमन वेलफेयर हो, इससे लोगों की भलाई हो, तभी ये पब्लिक एसेट को बेचने की जरूरत होगी और होना चाहिए। जब ये एसेट बेचने के बाद पीपल और सिटीजन्स को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमेशा एक गवर्नमेंट के ऊपर एक लीगल, एक फिड्यूशियरी ड्यूटी है कि कभी भी वो कुछ बेचे तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वो ह्यूमन वेलफेयर ला पाता है या नहीं ला पाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो राइट साइड का जो भी ये कॉलम है, यहाँ पे एयर इंडिया की सेल किस तरीके से हुई है ये अपने को देखने को मिलेगा और यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी क्या है आपको समझ में आ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डिस्कशन। देखिए, गवर्नमेंट के पास जो डेट होते हैं, डेट रिसिप्ट्स जो बजट में कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते हैं, दैट इज डेट रिसिप्ट। क्योंकि आपको पता है बजट के दो अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। रिसिप्ट में भी दो तरह के रिसिप्ट्स होते हैं, डेट रिसिप्ट्स होते हैं, डेट कैपिटल रिसिप्ट डीसीआर, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। तो जब डेट रिसिप्ट का मतलब है गवर्नमेंट के पास पैसे आए, बट गवर्नमेंट के पास वो पैसे उधारी पे आए, एक ना एक दिन गवर्नमेंट को वो चुका देना होगा। जस्ट लाइक प्रोविडेंट फंड, जो रिटायरमेंट का जब जो लमसम दिया जाता है ना, ये गवर्नमेंट के पास लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं और गवर्नमेंट के पास बहुत सालों तक रहते हैं। बट ये जो मनी है गवर्नमेंट के पास जो आ रही, ये मनी क्या गवर्नमेंट अपने आप अपने रख ले सकती? नहीं रख ले सकती। गवर्नमेंट तो यूज कर सकती, बट एक ना एक दिन जिसका प्रोविडेंट फंड है उसको रिटायरमेंट के जब दे देना पड़ेगा। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स लोगों के जो पोस्ट ऑफिस में है, ये जो भी है गवर्नमेंट के पास एज ए डेट है। क्या है? उधारी है, एक ना एक दिन देना होगा। नाउ ये डेट रिसिप्ट जब भी डेट होते हैं और जब कभी भी गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट होती है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाता है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है। तो गवर्नमेंट का जो जो भी खर्चा है ये एक्चुअली कौन पे करता? ये गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट ही पे करेगी। गवर्नमेंट कैसा पे करेगी? गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स जो मनी बनते हैं, पैसे बनते हैं, वो पैसों से गवर्नमेंट उनके डेब्ट्स भी बनती है और गवर्नमेंट क्या करती है और वेलफेयर एक्टिविटीज भी करती है। तो आपको ये बात समझ में यहाँ पे आ गई होंगी, गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा है वो टैक्स पेयर के अमाउंट से बनेगा। जब टैक्स पेयर के अमाउंट से खर्चा बनेगा तो कुछ क्रिएट ही नहीं होगा कैपिटल एसेट। कुछ ना बिल्डिंग बनेगी, ना स्कूल बनेगा, ना अस्पताल बनेगा, ना कुछ पेंशन स्कीम लॉन्च होगी, गरीब के लिए कुछ मदद नहीं होगी। क्योंकि पैसा किस में गया? पैसा गया उधारी चुकाने में गया। जब पैसा उधारी चुकाने में गया तो टैक्स पेयर्स का जो पैसा उधारी चुकाने में जाएगा, तो ये पैसा तो डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हुआ उतना पैसा। राइट और रॉन्ग? यहाँ पे ऑथर यही कहते हैं, एयर इंडिया का जो सेल हुआ था, एयर इंडिया का जो सेल हुआ था, ये यहाँ पे जो डेट शेयरिंग थी 15,000 करोड़ तक एयर इंडिया, टाटा ने कहा था कि हम बेयर करेंगे। 43,000 करोड़ गवर्नमेंट बोली कि हम बेयर करेंगे। जब एयर इंडिया हम बेच देते हैं, गवर्नमेंट की कंपनी हम प्राइवेट पीपल को बेच देते हैं, तो ये लोग सभी कर लेना ना, ये लोग उसको रिवाइव कर लेना, ये लोग उसको प्रॉफिट बना लेना। तो ये जो भी खर्चे हैं हम जब बेच दे रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए यहाँ पे, डेट लायबिलिटी। बट ये जो सेल हुआ है, ये सेल अनवाइज हुआ है, ये सेल गलत हुआ है, ये सेल से ह्यूमन वेलफेयर का एस्पेक्ट नहीं है। ये सेल क्या हुआ है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है क्योंकि जो सेल हुआ था, सेल में जो भी डेट था, जो भी एयर इंडिया का खर्चा था, ये खर्चे में गवर्नमेंट 60-70% गवर्नमेंट शेयर कर रही है। डेट मींस गवर्नमेंट एयर इंडिया के खर्चे, जो भी खर्चे हैं अभी तक लिए हैं उसको चलाने में, वो गवर्नमेंट 43,000 करोड़ गवर्नमेंट बेयर करेगी, 15,000 करोड़ एयर इंडिया बेयर करेगा और वो एयरलाइंस भी एयर इंडिया के पास चली गई। ये किस तरीके का सेल है? राइट और रॉन्ग? ये गलत सलत सेल हो गया है। राइट।
अगर कोई कंपनी में गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करती है एयर इंडिया से, 10% डिसइन्वेस्ट करती है, 20% बेच देती है, 30% बेच देती है, इसको बोलेंगे हम टोकन डिसइन्वेस्टमेंट। अगर पूरी तरह बेच देती है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, आउटराइट सेल बोलते हैं हम, आउटराइट सेल। सो एयर इंडिया का तो आउटराइट सेल हुआ था। जब गवर्नमेंट टोकन डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, तो जब समझ में आता कि चलो भाई हम दोनों शेयर करेंगे, जब पूरे को ही बेच दिए तो पूरी एयर इंडिया तो टाटा वालों की हो गई, तो वो लोग कर लेना, ठीक है, जो भी डेट है वो लोग रिवाइव कर लेना, वो लोग चला लेना। ये बर्डन अभी भी टाटा के जो कर्जे, जो एयर इंडिया के जो कर्जे है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। फिर 43,000 करोड़, ये 43,000 करोड़ कौन बनना, हम बनना। मींस हम एक ऐसी एयरलाइंस के लिए, ऐसी एयरलाइंस के डेट बनेंगे जो कि प्राइवेट प्लेयर की है, जो कि टाटा की है। हम क्यों बने टाटा के एयरलाइंस के लिए पैसे, ये पैसे तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर करना चाहिए, तो प्राइवेट पीपल को कैसा बेनिफिट कर सकती है, राइट और रॉन्ग, ये क्वेश्चन यहां पे है, ठीक है, फाइन। तो यही कहा जा रहा है, देखो टाटा के जो 15,000 करोड़ रुपए टाटा एयर इंडिया की डेट अपने पास रखेगी, और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रहेगी, देखो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रहेगी 46,000 करोड़ गवर्नमेंट डेट बेयर करेगी ये एयर इंडिया का। मींस आप समझ गए होंगे कि अब ये 46,000 करोड़ जो डेट है टाटा का एयर इंडिया के, जो खरीद के भी वो हमारे ऊपर जो बर्डन डाल दिए हैं, उनकी एयर इंडिया को रिवाइव करने के लिए, टाटा की एयर इंडिया को रिवाइव करने के लिए अब हम पैसे बनेंगे। मींस वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग व्हाट, ए प्राइवेट पर्सन। ये गलत है, दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग हियर। ओके, तो यहां पे यही बोला गया है, चलो भाई एयर इंडिया एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, इसलिए इसको बेचना जरूरी है। मगर ये बहुत सारे एक्सपर्ट से मिक्स्ड रिस्पांस आया है, क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम्स बताया हूं आपको, बहुत सारे एक्सपर्ट बोले ये गलत हुआ है, बहुत सारे एक्सपर्ट बोले ये कि सही हुआ है, कि अब तो ये तो करना पड़ता है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। बट बहुत सारे एक्सपर्ट, 90% ऑफ एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि ये गलत सेल हुआ है, क्योंकि जो नेशनल एसेट है, जो इंडिया की कंपनी है, हमारे पैसों से बनी थी एयर इंडिया, टैक्स पेयर्स के पैसों से बनी थी एयर इंडिया। हम गवर्नमेंट को पैसे दिए थे, तो गवर्नमेंट एयर इंडिया, एयरपोर्ट ये सब बनाई थी, हमारे पैसों से बनाई थी। ये नेशन की एसेट हुई, ये पूरे सिटीजन्स की एसेट हुई। ये एसेट को चीप प्राइसेस में बेच देना किसी प्राइवेट एंटिटी को, ये भी बहुत गलत बात थी। टाटा सन्स सिर्फ 18,000 करोड़ में इसको खरीद चुके हैं, पूरा एयर इंडिया का जितना भी ओनर है, जितना भी ओनरशिप खरीद चुके हैं। जब पूरे खरीद लेते तो पूरा डेट ही बेयर कर लेते थे, फिर हमारे ऊपर क्यों डाले। तो आप समझ रहे हैं, ये टाटा, जो बिरला, ये जो होते हैं पूरे, ये दिखने को आपको ऐसा दिखता है कि चलो भाई ये बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बट आप जब डेथ में जाते हैं ये कुछ सर्विस नहीं करते हैं। ओके, इनका सिर्फ एक ही फंडा होता है, ये बिजनेस मॉडल पे चलते हैं, कैपिटलिस्टिक मॉडल पे चलते हैं, पैसा लाओ पैसा बनाओ, इनका यही काम है, राइट, फाइन। सो अगर ये डेट 46,000 करोड़ अगर गवर्नमेंट के ऊपर होती है, तो अल्टीमेटली ये बर्डन कौन बेयर करेगा, ये अपने हम जैसे लोग टैक्स पेयर बेयर करेंगे। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, द सेल ऑफ एन एंटरप्राइज। ओके, ऐसा नहीं कि सेल नहीं होता है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में एसेट सेल होता है, बट जब एसेट सेल होता है वहां पे, ओके, जो भी सेलर होता है ना, वो पूरा रिटेन करता है, जो भी लाइबिलिटीज रहो, जो भी डेथ रहो, जो भी उधारी रहो, जिसको हम बेचते हैं ना, उसको पूरा रिटेन कर लेता है वही। बट ऐसा किसी के ऊपर नहीं बेचता है, ठीक है, फाइन। तो एसेट सेल में थोड़े डिफरेंसेस हैं। अभी क्या है, अगर आपको पूछा गया कि प्राइवेटाइजेशन में ये प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो अभी किस तरीके से अच्छे करें। देखो, कभी भी प्राइवेट सेल होता है, अगर मैं मेरी ज़मीन आपको बेचता हूँ, या मेरी कुछ भी व्हीकल बिजनेस में आपको बेचता हूँ, तो इसका प्रॉपरली स्क्रूटिनी होगी, ठीक है, और प्रॉपर पेपर वर्क होगा। बैंक से मैं ये भी लूँगा कि अगर ये जो भी मुझे बेच रहे हैं ये इतना वर्थ है नहीं है, फिर बैंक वाले भी उसको एनालाइज करेंगे कि ये कंपनी का कितना पोटेंशियल है, क्या ये कंपनी जो भी बेच रहा है, जितना कोट कर रहा है अमाउंट ऑफ मनी बेचने के लिए, वो सही है या नहीं। तो प्रॉपर वर्क होता है। ओके, कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो भी बैंक्स होते हैं वो प्रॉपरली अच्छे से काम करते हैं। अगर वो सेटिस्फाइज होते हैं कि प्रमोटर्स उतना पैसा बना सकते हैं सेल करने के बाद, तब वो देते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये आप मेन पॉइंट में ये एक सजेशन लिख सकते हैं कि कभी भी गवर्नमेंट की एसेट की सेल होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि
इट शुड बी कंसल्टेड बाय व्हाट वेरियस क्रेडिटर्स, बैंक शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। तो उनको कंसल्ट करके क्या ये एयर इंडिया से बेचने के बाद में लिटरली अपने को फायदा होगा या नहीं होगा पूछ लेना चाहिए था, जो कि हमारे प्रोसेस में किसी से नहीं पूछा गया। बेसिकली बैंक्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो बोलेगी बैंक्स वही सेल करेंगे। तो जब एयर इंडिया को सेल करते थे तो उसका पेपर वर्क, उसका जो भी लाइबिलिटी एक्सेट्रा, ये पूरा इसका ऑडिटिंग हुआ नहीं है, वो क्लियर कट ट्रांसपेरेंट मैनर में कुछ भी नहीं हुआ है। डायरेक्टली गवर्नमेंट बोल दी कि बैंक वालों को पैसे दो और खरीद लो, और यहां तक बोल दिए कि जो जो भी गवर्नमेंट के जो भी लाइबिलिटीज है उसको राइट ऑफ कर दो, मीन्स उसको पैसे पे कर दो। मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक को पूरा पावरलेस बना दी है। ओके, क्योंकि अगर बैंक को पावर देती थी कि आप देखिए एयर इंडिया को बेचने से उतने पैसे आते या नहीं आते, तो उनको कुछ ऑडिटिंग करने नहीं दी है गवर्नमेंट। दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ओके, जो हमारा ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो पब्लिक गवर्नमेंट के जो भी एसेट्स है वो अच्छे से मैनेज करेंगे, जो पूरे सिटीजन का ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे जो कि वो अच्छे से मैनेज करेंगे, वो ट्रस्ट अगर इस तरीके से सेल करते हैं तो वो धीमे धीमे चले जाएगा, ठीक है। और लोग क्या करेंगे, टैक्स अवॉइडेंस करना शुरू करेंगे, टैक्स एवेजन करना शुरू करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये गवर्नमेंट की लीगल ड्यूटी है कि वो एक्ट फेयरली एक्ट करे और ट्रांसपेरेंट मैनर में एक्ट करे जब वो गवर्नमेंट के एसेट बेस हैं। क्योंकि अगर आज आईडीपीएल बनी वो हमारे पैसों से बनी, अगर आज सीएसओ बनी वो हमारे पैसों से बनी, अगर आज जो पार्लियामेंट में जो विस्टा पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है वो हमारे पैसों से बनी। तो कभी भी गवर्नमेंट पब्लिक एसेट सेल करती है तो वो एक्ट फेयरली करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में करना चाहिए, प्रॉपर एडिटिंग करना चाहिए, जो जो भी इन्वॉल्व है उसमें शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, उन सबको बुला के प्रॉपर मीटिंग करके उसका प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। विदाउट एनी थिंग ऐसा डिस्पोजल हो चुका है एयर इंडिया का। विदाउट प्रॉपर अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं, दैट विल अननेसेसरली पुट बर्डन ऑन व्हाट सिटीजंस एंड ऑल्सो बी ए ऑब्स्टेकल इन व्हाट डेवलपमेंट। एयर इंडिया का जो एसेट सेल से ये मालूम चला कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या मतलब है, एक के बाद एक पूरी पाइप पड़े वाली है गवर्नमेंट के पास, एक नीलाम होने वाले हैं आगे जाके, और ये एसेट नीलाम होके इसको मनी में कन्वर्ट करेगी गवर्नमेंट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान बोलते हैं। पाइपलाइन मोनेटाइजेशन का मतलब है कोई सी भी चीज को मनी में कन्वर्ट करना, कंपनी बेचना, उसके पैसे ले लेना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट मोनेटाइजेशन। तो एयर इंडिया के सेल से गवर्नमेंट को ये आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जब हम करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट इसका हम ध्यान रखेंगे। आउटराइट सेल तो भी कर देंगे या लीज तो भी दे देंगे, बट डेट हम शेयर नहीं करेंगे। अगर डेट शेयर करते हैं तो वो फिर टैक्स पेयर्स के ऊपर पैसा पड़ेगा। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर लॉसेस। ये सही है कि अगर प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो गवर्नमेंट के लॉसेस कम होंगे वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में, बट ये जब आप सेल करते हैं आप प्लीज बी जेन्युइन रहो, प्लीज बी डेटा पे फैक्ट्स पे काम करो, ट्रांसपेरेंट रहो और एक लेजिटिमेट वे में एसेट्स को बेचो। ऐसा नहीं कि बस बेच दो विदाउट प्रॉपर प्लानिंग और विदाउट नोइंग द बर्डन ऑन द टैक्सेस, ऐसा मत करिए। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। और एक क्या हुआ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूं मैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ओनली दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इशूड बाय एसबीआई। अगर मुझे कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी पार्टी को पैसे देना है तो मैं एसबीआई बैंक में जाऊंगा, वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड में खरीदूंगा, बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी खरीदूंगा। वो लोग मुझे एक फॉर्म देंगे, उसमें मैं 10,000 रुपये डिपॉजिट करूंगा, मैं उनको बंद दूंगा, वो लोग पार्टी के फंड में डाल देते, पार्टी के फंड में उनका पैसे डाल देते। जब इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन किसको पैसे दिया, नो वन नोट्स, ओनली द पार्टी, जो पार्टी है ना उनको ही पता चलेगा कि पैसे कहाँ से आए और किस बंदे ने पैसे दिए हैं। तो अभी जो रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो भी इशू हुआ था उसमें से सबसे ज्यादा पैसे आए थे अपनी प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट को, 2,660 करोड़ रुपए गवर्नमेंट बीजेपी को आए थे। 76% ऑफ जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हुए थे उसमें मैक्सिमम 76% ऑफ बॉन्ड्स जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे गए थे, मैक्सिमम पैसे किसको है, बीजेपी को है। सो मैक्सिमम पैसे बीजेपी को आने की वजह से ये बोला जा रहा है कि, और वो जो अब बीजेपी को ही पता है इतने पैसे कहां से आए और टाटा वाले कितने दिए, अंबानी वाले कितने दिए, क्योंकि पार्टी ही मालूम कर सकती है कहां से पैसे आए और किस बंदे ने पैसे दिए। तो लोग यही भी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी को इतने ज्यादा पैसे आने का कारण क्या है, ये बड़े बड़े जो कैपिटलिस्टिक है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीजेपी को पैसे दिए हैं, देने के बाद में बीजेपी को पता चला है कि कहां कहां से पैसे आए, तो उनको हेल्प करने के लिए टाटा की सेल की गई है, एयर इंडिया की सेल की गई है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट,
ठीक है। और चाइना से हम इतना टग ऑफ वॉर में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो एग्रेशन दिखा रहे हैं। एग्रेशन दिखाने के बाद भी चाइना के दो फर्म से टैंगजोंग हांगकांग इंटरनेशनल लिमिटेड ये एक फर्म है, और शांघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी ये एक फर्म है। इनसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गवर्नमेंट को पैसे आए, बीजेपी को पैसे आए। तो चाइना से भी पैसे आ रहे हैं बीजेपी को, कैपिटलिस्ट से भी पैसे आ रहे हैं। इसलिए ये एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाइना से पैसे आने की वजह से गवर्नमेंट चाइना के बारे में गलत नहीं बोल रही है, वहां पे अपनी आर्मी को अच्छे से स्टैंड ऑफ करो बोल के नहीं बोल रही है, क्योंकि वहां से वो पार्टी के पैसे चल रहे हैं, उनकी पार्टी चल रही है। यहाँ पे कैपिटलिस्ट को सस्ते दाम में एसेट्स बेचे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी एक वन ऑफ द रीजन है क्योंकि कैपिटलिस्ट को और चाइना वालों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट पे, राइट। और एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो भाई नेशन एसेट बोल के बोले, जब हम नेशन एसेट बोले तो ये पूरे नेशन की एसेट है। जब वो नेशन की एसेट है तो स्टेट भी नेशन का एक हिस्सा है। तो स्टेट से बिना पूछे एसेट किए जा रहे हैं, दैट इज लैक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज बीन सीन व्हेन विद रिगार्ड टू व्हाट डिसइन्वेस्टमेंट। जब भी डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि रेलवेज करते हैं, एयर इंडिया चलो सबके लिए थी ना, एयर इंडिया तेलंगाना वालों के लिए थी, एयर इंडिया तमिलनाडु वालों के लिए थी, एयर इंडिया गुजरात वालों के लिए थी, जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए थी, एयर इंडिया तो हर एक लोगों के लिए थी, ठीक है। और हर स्टेट कंट्रीब्यूट करा नहीं करा इसके डेवलपमेंट के लिए, ये स्टेट गवर्नमेंट उसको रास्ता दी, रोड बनाई, लैंड दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, हर स्टेट उसको एयर इंडिया को चलाने में काम करा था। जब आप एयर इंडिया निकाल रहे तो हर स्टेट से पूछना भी था, क्योंकि कितना इंपैक्ट होगा वो स्टेट में और कितना एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होगा वो स्टेट में, आप उसकी जानकारी भी नहीं लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी नहीं लिए। कि जब स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल डेवलपमेंट में तो उनसे पूछना आपका एक फर्ज बनता है, ठीक है। Fine. States are not consulted, my dear students. That's why it is against the law, against the spirit of cooperative federalism. Article 1 of the Constitution says that the idea of India as a union lies with the state, which are the owners of land and responsible. जो स्टेट्स जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कि उन अच्छा लैंड मेंटेन करते थे, वहाँ पे झाड़ू देते थे, वहाँ पे एयर सब अच्छा करते थे, तो उनसे पूछना था। हेंस अगर कोई यूनिलेटरल गवर्नमेंट एसेट को सेल करती है यूनियन गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स, इट ओनली डिपेंड्स व्हाट मिसट्रस्ट, और दोनों में गैप बढ़ेगा, राइट। जेएम कीन्स का कहना है, ये मैं यहाँ पे छोटा है, जेएम कीन्स का कहना है, ओके, बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी माने जाते हैं। तो जेएम कीन्स और एक इकोनॉमिक्स है एंड्रू ग्लिन, इन्होंने ये कहा था अगर कैपिटलिज्म अगर कंट्री में बढ़ता है, अगर इस तरीके से पैसे, जिसके पास पैसे हैं उनको एसेट बेचे जाते हैं, तो वो कंट्री में इनइक्वालिटीज और बढ़ेंगे, सोशल वेलफेयर बहुत कम होगा, ओके, और डिमांड भी कम होते जाएगी और वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी कम होगा, क्योंकि डिमांड इसलिए कम होगी। वो ऐसे प्रोडक्ट्स, अब देखो एयर इंडिया की टिकट वो रखेंगे 8,000, पहले थी 6,000, अब आप 8,000 रखेंगे, 8,000 में कोई नहीं जाएगा, एफोर्डेबल नहीं होगी। जब एफोर्डेबल नहीं होगी कि आना जाना कम हो जाएगा, आना जाना जब कम होगा, क्योंकि एयर इंडिया तो पूरी टाटा वाले क्या फ्री में बैठे, क्या नहीं बैठे, वो और दबा के लेंगे पैसे, उनका जितना खर्चा हुआ है वो खर्चा तो और खींचेंगे वो। आप ये मत समझिए कि ये लोग पूरे अच्छे से आपको यूट्यूब पे एक्सेट्रा हम्बल है, ऐसा नहीं होता है। इनकी पर्सनल लाइफ, इनका नेचर अलग, इनका बिजनेस मॉडल अलग, ये लोग मिस नहीं करते हैं, ये चीजें हमेशा याद रखिए आप, ओके। तो ये लोग आगे जाके क्या करेंगे, ये सब के जिम्मेदार होंगे, वाइडनिंग इनइक्वालिटी, डिमिनिशिंग, बिकॉज गवर्नमेंट उनको बेच दी। सो गवर्नमेंट और ये कैपिटलिस्ट मिलके ये सब ला सकते हैं कंट्री में। तो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये कैपिटलिज्म अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम्पल भी दिए हैं। कैपिटलिज्म की वजह से एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930s में, ये पूरा कैपिटलिज्म के वजह से ही हुआ था, ओके। तो इस वजह से ये लोग, जेएम कीन्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन, दैट्स वाई गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर, लोगों को हेल्प करने के जैसे पॉलिसीज लेके आना चाहिए, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड बढ़े, उनका एम्प्लॉयमेंट मिले उनको। और खाली कैपिटलिज्म और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बेचने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होगा। इंडिया फॉलोज ए मिक्स इकोनॉमी, ठीक है भाई, इंडिया इज ए मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को इंपॉर्टेंस दिया गया है। बट हमेशा याद रखिए हमारे पास डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है। कैसा है डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म? मीन्स ऐसा कैपिटलिज्म जो कि लोगों के लिए काम करे, लोगों के लिए बने, लोगों के लिए रहे। मीन्स कैपिटलिज्म शुड बी व्हाट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। हम इस तरह का कैपिटलिज्म नहीं कर सकते जहां पे ओनली इंडिया की एक सेक्शन डेवलप हो, बाकी के सेक्शन व्हाट पूरा और बैकवर्ड हो जाए। ऐसा कैपिटलिज्म हम कभी नहीं चाहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी रहने के बाद भी
मिक्स इकोनॉमिक रहने के बाद में हम ये चाहते हैं कि कैपिटलिज्म हो, बट वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म हो और जहां पे फॉर द पीपल बाय द पीपल के प्रिंसिपल्स के नारे लगे। ठीक है, राइट, फाइन। और ये तो भूल ही नहीं सकते, जब कोविड पैंडेमिक आया था, यूक्रेन का वॉर के क्राइसिस में आया था, ये जो हमारा इंडिया का नेशनल एसेट था यही काम करा था, लोगों को खाना पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में, वैक्सीन पहुंचाने में, अदर कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए, यूक्रेन से लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट करने के लिए, अफगानिस्तान से लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए, ये पूरे का नेशनल एसेट एयर इंडिया ही काम में आई थी। क्या स्पाइस जेट गई थी लोगों को लाने के लिए? किंगफिशर एयरलाइंस गई थी लोगों को लाने के लिए? कतर एयरवेज गई थी लोगों को लाने के लिए? नहीं। तो नेशनल एसेट का आप इंपॉर्टेंस समझिए। कभी आपदा आ जाती है, कभी एक इंपॉर्टेंट डिजास्टर हो जाता है, कभी एक इमरजेंसी आ जाती है, जब नेशनल एसेट ही काम करेंगे। तो जब भी नेशनल एसेट को बेचते हैं तो गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली सोचना चाहिए कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है और कितना कॉन्सिक्वेंस बेयर करना पड़ेगा, टैक्स पेयर्स के ऊपर कितना होगा, स्टेट्स के ऊपर कितना होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर कितना होगा, पॉवर्टी के लिए कितना होगा। तो ये पूरे देख के करना चाहिए। ओके, सो यही बोल रहे हैं कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी आएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में, ओके, नो प्राइवेटाइजेशन शुड बी टेकन अप विदाउट कंसल्टिंग व्हाट स्टेट्स को बिना कंसल्ट किए मत करिए प्राइवेटाइजेशन, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो ये जो फॉर्डर पॉइंट्स है आप प्लीज याद रखिए फॉर योर एग्जामिनेशन। आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है, यू कैन राइट फ्यू पॉइंट्स इन दैट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।